गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रिज्म के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। अब इसी क्रम में अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र या प्रिज्म के लिए अपवर्तन का व्यंजक भी आप कह सकते हैं। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, व्यंजक भी आप कह सकते हैं। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र या व्यंजक भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में व्यंजक भी दिया जा सकता है। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त कीजिए या प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रिज्म के बारे में आपको बताया गया, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, और ये जिस कोण पर झुके हुए होते हैं उस कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा, इसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये आपको बताया गया। इस वीडियो में हम डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, ये सपोज कर लिए कोई प्रिज्म है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है ये, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। मान लीजिए ए बी सी प्रिज्म का क्या है? मुख्य परिच्छेद। ठीक, इसमें जो एंगल ए है, ये एंगल ए को हम कहते हैं अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है अपवर्तक कोण, और इसी को प्रिज्म कोण भी कहते हैं। अपवर्तक कोण कहिए या प्रिज्म कोण भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो चाहे आप अपवर्तक कोण कहिए या प्रिज्म कोण कहिए। ठीक, समझ में आया इतना? अब इसमें जो अपवर्तक पृष्ठ है ए बी और ए सी, इसके अपवर्तक पृष्ठ। बी सी इसका क्या है? आधार है। अब सपोज कर लिए कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, तो ये सपोज कर लिए पी क्यू, यहाँ पी क्यू आपतित हो रही है। तो किस पर आपतित हो रही है? अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? आपतन बिंदु हुआ। ठीक, अब इस पर हमें अभिलंब की आवश्यकता है, तो इस पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं। तो सपोज कर लिए अभिलंब है ये ए बी के लंबवत एक रेखा है। ठीक है, तो ये अभिलंब हो गया। इसको नाम दे दिए एन क्यू, यहाँ पे नाम दे दिए ई। एन क्यू ई क्या है? अभिलंब है। यहाँ लिख दे रहे हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक, एन क्यू ई क्या है? अभिलंब। और ये क्या है? आपतित किरण है। ये आपतित किरण है, आपतित किरण। पी क्यू आपतित किरण है। ठीक है, अब सब थोड़ा और समझ लीजिए। इधर का जो माध्यम है ये कांच का बना हुआ है, ये कांच का बना हुआ है। ये कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। ठीक, और इस कांच के जो पहले माध्यम है वो क्या है? वायु है। इधर वायु है, तो इसका मतलब ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण किधर से प्रवेश कर रही है? विरल से प्रिज्म में प्रवेश कर रही है, अर्थात कांच में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब प्रिज्म में इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा, क्योंकि
ये वायु विरल माध्यम है और कांच क्या है, सघन माध्यम है। आपको ये बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और किधर विचलित होती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक करके अपवर्तित होती है। तो जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन ये सीधे ना जा करके इस दिशा में, ये मान लीजिए ये इस दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इसको नाम दे दीजिए आर। ठीक, जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके अपवर्तित हो जा रही है, अर्थात अभिलंब की ओर झुक करके क्यू आर दिशा में क्या हो जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कोण देख रहे हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपतन कोण आई हो गया। और देखिए ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। तो आर हो गया ये। ठीक, अब ये जो प्रिज्म के भीतर जो किरण है क्यू आर, ये अपवर्तित किरण है, लेकिन इस अपवर्तक पृष्ठ एसी के लिए ये आपतित किरण का कार्य करेगी। ठीक है, क्योंकि इधर सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है, इधर क्या है, वायु, वायु है, तो वायु क्या होगा, विरल माध्यम होगा। तो ये विरल माध्यम हो गया। इसका मतलब प्रकाश की किरण सघन से किसमें जाएगी, विरल में जाएगी। अब यहाँ पर इस बिंदु पर ये आपतित हो रही है, अपवर्तित किरण क्यू आर अपवर्तक पृष्ठ एसी पर आपतित हो रहा है। तो बिंदु आर पर यहाँ पर आपतित हो रहा है, तो यहाँ पर हमें अभिलंब की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। क्या करेंगे हम, अभिलंब खींचेंगे। तो यहाँ एक अभिलंब खींच दीजिए, ऐसे अभिलंब खींच दिया जा रहा है। ये अभिलंब हो गया। ठीक है, इसको नाम दे दिए, ई नाम दिया गया है। ठीक है, ये इसको मान ले रहे हैं यम, यम आर, ये भी क्या है, अभिलंब। ये भी क्या है, अभिलंब। यम आर ई अपवर्तक पृष्ठ एसी का क्या है, अभिलंब। ठीक, अब आपको बताया गया जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट करके क्या होती है, अपवर्तित होती है। तो इसको जाना चाहिए सीधे, सीधे ना जाकर, ये अभिलंब है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और दूर हट करके इस दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस दिशा में क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है, इस दिशा में। इसको नाम दे दिए यस। ठीक, तो यहां से अभिलंब से दूर हट करके आर एस दिशा में वायु में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा यहां आपको ध्यान देना है, ये जो किरण बाहर निकल रही है, यहाँ आपतित हुई, फिर यहाँ अपवर्तित हुई, फिर यहाँ बाहर निकल रही है। तो बाहर निकल रही है तो इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। कौन सा किरण कहा जाता है, निर्गत किरण कहते हैं। तो आर एस जो है ये निर्गत किरण है। ठीक, अब देखिए, अब ये अपवर्तक पृष्ठ एसी के लिए जो क्यू आर अपवर्तित किरण है, ठीक है, तो ये अपवर्तित किरण क्यू आर अपवर्तक पृष्ठ एसी के लिए किसका कार्य करती है, आपतित किरण का कार्य करती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, मान लिया गया आर डैश है। और यहाँ पर ये निर्गमन कोण, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, निर्गमन कोण कहते हैं। तो ये कोण मान लिया जा रहा है, आई डैश मान लिया जा रहा है। ठीक, अगर प्रकाश की किरण इधर से प्रवेश करती तो ये आपतित किरण हो जाता, क्यू आर अपवर्तित किरण हुआ, तो ये क्यू पी क्या हो जाता, निर्गत किरण हो जाता। ठीक, समझ रहे हैं, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम यहां पर क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये आपको बताया गया है। स्नेल का नियम, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा किसी
रंग के प्रकाश के लिए या एक रंग के प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन पूर्ण त्रिज्या और अपवर्तन पूर्ण त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। इस नियतांक को क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रिज्म का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? n है, तो n बराबर क्या होगा? साइन i बटे साइन r। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। n बराबर क्या होगा? साइन i बटे साइन r। इतनी बात समझ गए? अब आ जाइए यहाँ पे फिगर पे आ जाइए। इतना ए तो आप पढ़े हैं। अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है और i क्या है? यहाँ पर आपतन कोण है और r क्या है? अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? साइन i बटे साइन r हो जाएगा। अब आइए इस चतुर्भुज पर, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा फिगर पर। फिगर क्या है? देखिए ये फिगर है, इसमें ए क्यू ई आर, ए, ध्यान दीजिएगा, ए यहां से यहां चलेंगे, ए क्यू ई आर ए, एक चतुर्भुज बन रहा है ना। तो यहां देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश होता है। तो ये कोण ए हो गया, तो एंगल ए प्लस ये कोण देखिए, कोण ए क्यू ई, एंगल ए क्यू ई प्लस ये कोण एंगल ई प्लस एंगल ए आर ई या ई आर ए, इसका भी कर सकते हैं, एंगल ई आर ए। चार कोण हुए, इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश। कितना हो जाएगा? 360 अंश। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए फिगर पर, ये अपवर्तक पृष्ठ ए भी है, यहाँ बिंदु Q पर एक लंब खींचा गया है, तो ये अवलंब हो गया। तो यहां से यहां तक ये क्या होगा? ये कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण ए क्यू ई, ए क्यू ई, ये कोण ये वाला, ठीक, कितना होगा? 90 अंश होगा। कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो ए प्लस इसका मान 90 अंश हुआ, प्लस ई प्लस कोण ई आर ए, यहाँ देखिए ई आर ए कोण, इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की, ठीक। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ ये अपवर्तक पृष्ठ इस पर ये लंब है, जब ये लंब है तो ये कितना हुआ? 90 अंश हुआ। ये 90 अंश हो जाएगा तो ये भी क्या होगा? 90 अंश होगा। तो इसका मतलब ई आर ए कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम क्या रख दे रहे हैं? 90 अंश रख दे रहे हैं। 90 अंश बराबर कितना? 360 अंश। कितना क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ 90 और 90 कितना हुआ? 180। तो हो जाएगा ए प्लस ई बराबर 360 अंश। 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180। 180 को पक्षांतर कर दिए तो हो जाएगा -180 डिग्री। तो ए प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा? 360 में से 180 निकला, कितना बचा? 180 अंश। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। क्या मान लिया गया? समीकरण नंबर 2 मान लिया गया, ठीक। अब क्या करोगे? अब इस त्रिभुज में आइए, त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू, ए बिंदु क्यू है ना, ये क्यू ई आर में, ये वाला त्रिभुज है, देख रहे हैं? इधर ये डॉटेड और इधर डॉटेड और ये क्यू आर है। क्यू ई आर में, इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज क्यू ई आर में, तो त्रिभुज क्यू ई आर में क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिए। क्यू ई आर में क्या हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर कितना होगा? 180 अंश। समीकरण नंबर 3 क्या हो गया? समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम समझाने के लिए बना दिए थे, ठीक है?
इसको समझाने के लिए 90 अंश दिखाया गया था, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए आपको बताए थे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण PQ को हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो इसको जब हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा। और ये निर्गत किरण RS है, RS को पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये एक दूसरे को जहां पर काटती है वो मान लीजिए बिंदु D, मान लीजिए बिंदु D है। तो ये बिंदु D है, तो ये कोण क्या होगा, विचलन कोण होगा डेल्टा। डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए इतना क्लियर हुआ ना, ये विचलन कोण है। अब बात की है त्रिभुज DQR में, त्रिभुज DQR में थोड़ा ध्यान दीजिए। ये त्रिभुज है, ये ऐसे त्रिभुज बना हुआ ऐसे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, बहिष्कोण है। और आप पढ़े पढ़ने में पिछली कक्षाओं में, इस बहिष्कोण का मान क्या होगा, सुदूर अंतर कोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात इस कोण का मान जो है इसके और इसके योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो ऐसे यहां देखिए, ये डेल्टा जो है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो इस बहिष्कोण का मान इस कोण और इस कोण के योग की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ त्रिभुज DQR में डेल्टा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का मान क्या होता है, सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये कोण कौन सा कोण है, कोण DQR, कोण DQR प्लस ये कोण, ये वाला कोण क्या होगा, कोण DRQ, कोण DRQ। अब यहां थोड़ा आपको और समझना, क्या समझना है, अब इसी चीज को हम थोड़ा अलग से बना दे रहे हैं। जैसे देखिए ये PQD ये है, ये रेखा है इधर से, ये P सपोज के लिए यहाँ पे Q है और ये D है, और ये रेखा NQE, ये NQE, इसको समझाने के लिए हम अलग से बना रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए NQE ये अवलंब है, ठीक है, और ये कोण क्या है, I है, देख रहे हैं ये कोण I है, ये कोण I है ना, तो ये I हो गया। और देखिए ये बीच से एक QR निकला हुआ अपवर्तित किरण है, तो ये QR हो गया ये। ठीक, और एक कोण फिगर में कितना दिया है, R दिया, देख रहे हो ये R है। ठीक है, समझाने के लिए हम अलग से इस पॉइंट को यहाँ अलग से बना रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कोण I है, तो ये पूरा कोण कितना होगा, I होगा, क्योंकि आपको बताया गया जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण I है, तो ये भी कोण क्या होगा, I होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। अब हमें ये मालूम है कि ये कोण R है और ये पूरा कोण I है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा I है और ये कोण कितना R है। तो क्या करेंगे, इस पूरे में से ये कोण जब निकालेंगे तो हमें ये कोण मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो जब ये कोण मालूम हो जाएगा तो इस पूरे में से इतना हम घटा रहे हैं, तो पूरा ये कोण कितना I है, और इसमें से ये निकाल दे रहे हैं, इसका मान कितना R है, तो I में से R निकालेंगे तो ये हो जाएगा I माइनस R। ठीक, तो इस कोण का मान कितना आ गया, ये कोण आ गया आपका I माइनस R, ये कोण। ठीक, कितना आ गया, I माइनस R। ठीक, उसी तरह अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कोण DQR का मान कितना आ गया, I माइनस R आ गया, तो हम I माइनस R रख देंगे। तो इसको समझाने के लिए आपको बनाए थे। अब इसी तरह हम यहाँ पे आ जा रहे हैं इस पॉइंट पर, R पे देख रहे हैं DRS, ये DRS है, DRS ये अविलंब हो गया, ये
निर्गत किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया गया और इस पर एक अवलंब खींचा गया। अवलंब क्या है? यम आर ई, ये है, ठीक है। अब यहां देखिए अपवर्तित किरण क्यू आर है, तो ये यहाँ पर क्यू आर है, ये क्यू आर है और इस कोण का मान दिया है आर डैश, ये आर डैश है, ये कोण कितना है? आर डैश। थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये निर्गमन कोण कितना है? आई डैश है। निर्गमन कोण कितना है? आई डैश। तो जब ये आई डैश है तो ये भी कितना होगा? पूरा आई डैश होगा, क्योंकि देखिए डीएस और यमी दो त्रियक रेखाएं हैं, एक दूसरे को बिंदु आर पर काट रही हैं, तो ये कोण और इस कोण की क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। और ये कोण कितना है? आर डैश है। तो जब ये पूरा आई डैश है तो ये भी क्या होगा? आई डैश होगा। और इतना हमें मालूम है ये आर डैश है, तो इतना कितना होगा? इस पूरे कोण में से एक कोण हम निकाल दें तो हमें मालूम हो जाएगा। तो ये पूरा कोण कितना? आई डैश है। आई डैश में से आर डैश हम निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है? ये जो कोण है ये कितना है? आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, क्लियर हो गया? समझ गए इतना? तो इसको खो दे रहे हैं। अब आ जाइए पॉइंट पे। देखिए कोण डी क्यू आर की वैल्यू कितना है? ये कितना आ गया? आई आ गया, आई माइनस आर आ गया। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे? आई माइनस आर। यहाँ पर हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि एक कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये आई है, तो ये पूरा आई क्या होगा? आई होगा। आई में से आर निकालेंगे तो ये कोण मालूम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? आई माइनस आर आ जाएगा। इसी तरह ये पूरा कोण आई डैश है, तो ये भी पूरा कितना होगा? कोण डी आर ई क्या होगा? आई डैश ही होगा। लेकिन ये कोण कितना? आर डैश है, तो आई डैश में से आर डैश निकालेंगे तो ये कोण मालूम होगा। तो ये कोण कितना आ जाएगा? आई डैश माइनस आर डैश आ जाएगा। तो देखिए कोण डी आर ई डी आर क्यू, ये है। देखिए कोण डी आर क्यू, ये वाला कोण कितना है? आई डैश माइनस आर डैश। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे आई डैश माइनस आर डैश लिख देंगे। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे? इस कोण का मान आया है आई डैश माइनस आर डैश आया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आई और आई वाले को इकट्ठा कर लेंगे तो ए भी प्लस है, तो हो जाएगा आई प्लस आई डैश। यहाँ माइनस आर है, माइनस आर डैश है, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आर प्लस आर डैश हो जाएगा। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई सिग्मा की वैल्यू। ठीक, किसकी वैल्यू आई? सिग्मा की वैल्यू आई। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक, अब थोड़ा यहां आपको देखना है कि समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 और 3 से वैसे यहीं पे करा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? समीकरण 2 और 3 से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है? a प्लस ई बराबर 180 अंश है। यहाँ आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर कितना है? 180 अंश है। समीकरण 2 और 3 का दाहिना पक्ष बराबर है। देख रहे हैं, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इस समीकरण का बायां पक्ष a प्लस ई है और इस समीकरण का बायां पक्ष आर प्लस आर डैश प्लस ई है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 और 3 से हम रखेंगे तो हो जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर ए प्लस ई। ठीक, अब यहाँ देखिए ई से ई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आर प्लस आर डैश बराबर ए आ जाएगा। क्या आ गया? आर प्लस आर डैश इक्वल टू क्या आया? ए आया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5। ठीक, अब इतना तो क्लियर हो गया। अब आप आर प्लस आर डैश का मान क्या करेंगे? आप 4 में रख देंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए। 4 में रखेंगे क्या होगा? देखिए डेल्टा बराबर क्या होगा? आई प्लस आई डैश माइनस
आर प्लस आर डैश की वैल्यू कितना आया ए, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ठीक, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 6। ठीक, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए, अब हमें जरूरत किसकी है, 5 और 6 की क्यों जरूरत है। ठीक है, तो इधर को दे रहे हैं और इसके बाद हमें समीकरण 1 की आवश्यकता होगी। तो अभी आवश्यकता किसकी है, 5 और 6 की आवश्यकता है और इसके बाद समीकरण 1 की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं इधर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इधर ये यहाँ पे वायु था, वायु ये विरलमान। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी हमने आपको बताया, इसके पहले आप वीडियो में आपको बताया गया अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण आई और निर्गमन कोण आई डैश, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई होगा और आर डैश बराबर क्या होगा, आर के होगा। ये आर डैश आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, आई डैश के बराबर होगा, आर डैश के क्या होगा, बराबर हो जाएगा अल्पतम विचलन की स्थिति में। और ये विचलन कोण जो डेल्टा है, ये क्या होगा, अल्पतम विचलन कोण होगा। तो यहाँ डेल्टा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्पतम विचलन कोण क्या हो जाएगा, डेल्टा एम। ठीक है, अब इन्हीं सब का मान समीकरण 5 और 6 में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए, चूंकि r प्लस आर डैश बराबर a है, तो यहाँ r डैश के स्थान पर हम क्या रख देंगे, r। तो r प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, a। तो r प्लस आर क्या होगा, 2r बराबर क्या हो जाएगा, a। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। r का मान कितना आ गया, a/2। अब इसी तरह यहाँ समीकरण 4 से हम समीकरण 5 से ले रहे हैं, ये समीकरण 5 है, यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 5 से, समीकरण 5 से लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पुनः समीकरण 6 से, समीकरण 6 से अल्पतम विचलन की स्थिति में यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस आई डैश माइनस ए। और आई डैश बराबर क्या है, अल्पतम विचलन की स्थिति में आई डैश का मान क्या है, आई के बराबर है। तो यहाँ पर डेल्टा, जब आई डैश का मान आई के बराबर होगा तो डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा एम के बराबर होगा। तो डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई डैश के स्थान पर आई माइनस ए। तो डेल्टा एम बराबर क्या होगा, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए को इधर पक्षांतर करेंगे तो डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 2i। अब यहाँ से हमें i की वैल्यू निकालना है, तो i का मान निकालेंगे तो हो जाएगा i बराबर डेल्टा एम प्लस a/2। तो देख रहे हैं यहाँ अपवर्तन कोण का मान कितना है, r का मान a/2 आया और आपतन कोण का मान क्या आ गया, डेल्टा एम प्लस a/2 आ गया। ठीक, अब पुनः समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 में i और r का मान क्या करेंगे, हम रख देंगे। क्योंकि स्नेल के नियम से n बराबर हमने क्या निकाला था, sin i अपॉन sin r। तो यहाँ पर i और r का मान समीकरण 1 में रखने पर i और r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या था, n बराबर साइन i अपॉन साइन r था। ठीक, तो n बराबर क्या हो जाएगा, i का मान कितना है, डेल्टा एम प्लस a/2 हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस a/2 होल अपॉन साइन r का मान कितना है, r का मान कितना, a/2। तो r के स्थान पर क्या रख देंगे, a/2। तो देख रहे हैं n क्या है,
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ठीक है, या प्रिज्म जिसका बना हुआ है उसका क्या है, n क्या है, अपवर्तनांक। अब इस फार्मूले में कहीं आई आया है, नहीं आया है ना। तो इस सूत्र से क्या स्पष्ट हो रहा है कि यदि हम प्रिज्म का कोण A तथा अधिकतम विचलन कोण डेल्टा m ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब A और डेल्टा m हमें मालूम हो तो m क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n किसी रंग विशेष की किरण के लिए ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी रंग के प्रकाश की किरण के लिए n का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें डेल्टा m और A क्या हो, मालूम हो। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों का। तो यही क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र है, यही प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, चाहे आप सूत्र लिखिए चाहे व्यंजक लिखिए, व्यंजक है या सूत्र है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप डेरिवेशन कर लीजिएगा। अब इसी में थोड़ा सा और आपको ट्राई करना है कि पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, थोड़ा इसको पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। तो प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या आया, ध्यान दीजिएगा, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, अगर a और डेल्टा m ज्ञात हो तो किसी भी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए, इसी में हम क्या निकालेंगे, पतले प्रिज्म के लिए विचलन, पतले प्रिज्म के लिए विचलन, पतले प्रिज्म के लिए विचलन, पतले प्रिज्म के लिए क्या मालूम करना है, विचलन मालूम करना है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो जब प्रिज्म पतला होगा अर्थात विचलन कोण का मान क्या होगा, 5 अंश या इससे कम होगा। प्रिज्म जब पतला होगा तो ये जो प्रिज्म कोण है या अपवर्तन कोण है, इसका मान 5 अंश या इससे कम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो A का मान क्या हो जाएगा, कम होगा, तब डेल्टा m भी क्या होगा, छोटा होगा। A जब कम होगा तो डेल्टा m भी क्या होगा, छोटा होगा, मतलब A भी छोटा और डेल्टा भी छोटा। तो बहुत छोटे कोणों के लिए आपको बताया गया है कि बहुत छोटा कोण है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के होता है। तो इसे साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, आई के, और साइन आर बराबर क्या होगा, आर के हो जाएगा, बहुत छोटे कोणों के लिए। ठीक है, तो देखिए पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, तो पतला प्रिज्म है तो क्या होगा, ए और डेल्टा एम क्या होंगे, ए और डेल्टा एम छोटे कोण होंगे, छोटे कोण होंगे। तो बहुत छोटे कोण के लिए आप निकाले थे n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो पतले प्रिज्म के लिए a और डेल्टा एम जो बहुत छोटे कोण होंगे अर्थात ये बहुत छोटा होगा, ये कोण भी छोटा होगा, तो बहुत छोटे कोण के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, तो ये साइन थीटा के स्थान पर थीटा हो जाएगा, तो साइन डेल्टा एम प्लस a/2 की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एम प्लस a/2 हो जाएगा, अपॉन साइन a/2 का मान कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, बहुत छोटे कोणों के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं। तो साइन डेल्टा एम प्लस a/2 का मान क्या होगा, डेल्टा एम प्लस a/2 हो जाएगा। साइन a/2 किसके बराबर हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, बहुत पतले प्रिज्म के लिए।
क्यों? क्योंकि पतले प्रिज्म के लिए ए का मान 5 अंश होगा, इससे कम होगा, और डेल्टा एम भी क्या होगा, छोटा होगा। तो वो छोटे कोण के लिए साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू किसके बराबर होगा, हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू के बराबर होगा। साइन ए बाई टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बाई टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एन बराबर क्या होगा, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए का तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एन ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा एन ए माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम बराबर क्या होगा, ए कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन, डेल्टा एम बराबर क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू ए। तो इस समीकरण से क्या ज्ञात हो रहा है, देख रहे हैं, डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए है। तो इस सूत्र में या इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन केवल प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक एन और प्रिज्म कोण ए पर क्या करता है, निर्भर करता है। कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक एन और प्रिज्म कोण ए पर क्या होता है, निर्भर करता है। और ये आपतन कोण आई पर निर्भर नहीं करता है, आपतन कोण आई पर ही निर्भर नहीं करता है। आपतन कोण चाहे जो हो, उसमें पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन होगा किस पर निर्भर करेगा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक एन और प्रिज्म कोण अर्थात अपवर्तक कोण पर क्या करता है, निर्भर करता है, आपतन कोण आई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको परिक्षेपण बताया जाएगा। ठीक है, सूर्य के स्वयं प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन या परिक्षेपण। ठीक है, धन्यवाद।